आज हर एक यूथ के मन में एक सवाल है कि 5 साल में 100 करोड़ सच में बनाना पॉसिबल है क्या? ये 5 साल में भी संभव है, ये 10 साल में भी संभव है, ये 4 साल में भी संभव है, ये 3 साल में भी संभव है, ये 1 साल में भी संभव है, ये 6 महीने में भी संभव है, ये 1 महीने में भी संभव है और ये 1 दिन में भी संभव है। ऑब्स्टेकल 5 साल का नहीं है, ये माइंडसेट का है। हर वो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है जिसको हासिल करना आप चाहते हैं। मेक अ फुल रोड मैप ऑफ योर बिजनेस विद नंबर ऑफ ईयर्स। किसी के पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई प्लान भी नहीं है, बट हाँ एक सपना देखते हैं कि 100 करोड़ तक पहुंचना है, तो उनको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, उसको सबसे पहले तो किसी बनिए से मिलना चाहिए okay. और उसको लगानी चाहिए मारवाड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी। जनरेट नॉलेज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री वेयर यू वुड लाइक टू डू द वर्क। कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं। मैंने मीशो की सेल जनरेट कर ली, अमेजोन कर लिया, फ्लिपकार्ट कर लिया और मल्टीपल वेबसाइट्स पे। जब सेल जिसके हाथ में होती है वो किंग होता है बिजनेस का। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पॉकेट मनी मिल रहा है जी। शायद वो पॉकेट मनी 5000 ले लेते हैं मंथली, 5000। अब मुझे 100 करोड़ तक पहुंचना है, मेरा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? जिसका पैसा आपने जॉब पे लिया है उसके लिए काम करें और वो आपको वो शक्तियां देगा जो शक्तियां आपको आगे बढ़ने में मदद करें। कई बार होता क्या है कि लोगों को पैसे कमाने आते हैं बट बनाने नहीं आते। कहना नहीं चाहिए किसी कम्युनिटी के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। करे पंजाबी जो होते हैं ना, वो अगर कोई मारवाड़ी है ना, मोटिवेट होके एक बार तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर वो मोटिवेशन बरकरार रहे करते 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 वो होम ट्यूशन पढ़ाने वाला 19 साल का लड़का Now is a बिजनेसमैन बन गया। अगर आप अपनी इनकम का 20% मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 20% मार्केटिंग आपके 80% शेयर को बहुत बड़ा कर देगा। जब हम एक न्यू कंट्री में जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहाँ के लोगों को नहीं जानते, वहाँ के किसी भी चीज़ को नहीं जानते, रूल्स रेगुलेशन नथिंग। तो वहाँ पे अगर हम कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? कि मैं केवल वही विषय पर बात करूंगा जिसका मैंने प्रैक्टिकल किया। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ये जो मैं इंट्रोडक्शन शूट कर रही हूँ ये पूरे पॉडकास्ट के बाद शूट कर रही हूँ, और ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि आप ये पॉडकास्ट ज़रूर से ज़रूर देखें। इस पॉडकास्ट में मैंने उनकी पूरी जर्नी निकाली है। एक्चुअली इस पॉडकास्ट का थीम था कि 5 साल में आप 100 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं, एक यूथ क्या कर सकता है या फिर एक नॉर्मल पर्सन क्या कर सकता है। वो सारे सवाल की क्यूरियोसिटी ने मुझे ये पॉडकास्ट करवाया, और उसके बाद इस पॉडकास्ट में जो निकला है ना, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो आप तक ज़रूर पहुँचे और ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखें। तो इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट है वो अमित महेश्वरी जी हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी 19 की एज से शुरू किया और 39 की एज में उन्होंने बहुत कुछ किया, और वो सच में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा और एक रियलिटी से आपको अवगत कराएगा। तो मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। क्योंकि अभी तो मैं आपके फिटनेस पे आने वाली हूँ। मैं अभी बैक कैमरा आपकी काफ़ी फ़ोटोज़ देख रही थी और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आपने इतना रिड्यूस कर लिया है। सबसे पहले कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं, तो मैं चाहूँगी कि पॉडकास्ट की शुरुआत बिजनेस से हो, उसके बाद मैं आपसे रिव्यू लूँगी कि आपने वेट कैसे लॉस किया है। थैंक यू। ओके, तो सर आज हर एक यूथ के मन में एक सवाल है कि 5 साल में 100 करोड़ सच में बनाना पॉसिबल है क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है उसका बेस्ट आंसर सिर्फ आप कर सकते हैं। तो ये एक डिल्यूशन है या फिर ये सच में एक गोल हो सकता है? देखिए, गोल बिल्कुल हो सकता है। पहली बात, मैं एक सवाल का जवाब आपको देता हूँ कि आपने कहा कि 5 साल में 100 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना, क्या ये सच में संभव है? तो इस बात को ना मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। ये 5 साल में भी संभव है, ये 10 साल में भी संभव है, ये 4 साल में भी संभव है, ये 3 साल में भी संभव है, ये 1 साल में भी संभव है, ये 6 महीने में भी संभव है, ये 1 महीने में भी संभव है और ये 1 दिन में भी संभव है। ये डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में हैं, किस प्रोफेशन में हैं और आपका माइंडसेट क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास पावर क्या है, आपका प्रोडक्ट कौन कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, उसका टिकट प्राइस क्या है, कितना सेल्स वॉल्यूम आप जनरेट करते हैं, सेल्स लाने के लिए मार्केटिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग कैसे करते हैं, और आपका ब्रांड कितना एस्टेब्लिश हो चुका है, इन्वेस्टर आपके बिजनेस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, कितने ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए आप बिजनेस के डिफरेंट वर्टिकल्स पर काम करते हैं। तो इसीलिए अपने माइंड से और आपकी ऑडियंस के माइंड से मैं ऑब्स्टेकल हटाना चाहता हूँ कि 5 साल में 100 करोड़ का बिजनेस करना, या 1 साल में करना, या 10 साल में करना, या 1 महीने में करना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस का प्रारूप क्या है। और यदि आपने 5 साल का लक्ष्य बनाया है तो 5 साल में भी हासिल किया जा सकता है।
तो पहला सवाल का जवाब तो यही है कि ये ऑब्स्टेकल 5 साल का नहीं है, ये माइंडसेट का है। और माइंडसेट को जब हम तैयार करेंगे तो हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सर इस 5 साल में हमें क्या करना होगा कि मैं 100 करोड़ बना लूँ? ग्रेट। सबसे पहले देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है सर्विसेज। Okay. अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या 5 विशेषताएं एक प्रोडक्ट में होनी चाहिए और उस बिजनेस ओनर के माइंडसेट में होनी चाहिए कि वो 100 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम जनरेट कर ले? Okay. तो नंबर 1, आपके प्रोडक्ट का टिकट प्राइस ये डिसाइड करेगा कि कितना सेल्स वॉल्यूम आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉफ़ी बनाते हैं, उसका टिकट प्राइस है 1 रुपये पर टॉफ़ी। ओके। तो आपका पर प्रोडक्ट 1 रुपये टिकट प्राइस हो गया। लेकिन आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वहाँ पर टिकट प्राइस है 5 लाख रुपए जो शुरू होता है। राइट। हम लोग लिफ्ट्स बनाते हैं, वहाँ पर टिकट प्राइस शुरू होता है 8-10 लाख रुपए। और एस्केलेटर बनाते हैं तो टिकट प्राइस शुरू होता है 35 लाख रुपए। एक जो एयरपोर्ट पे आप एक्सकेलेटर या ट्रेवलेटर देखते हैं, Yes. वो 35 लाख से शुरू होता है। ओके। तो पहली चीज़ क्या हुई कि आपको जितना सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना है उसमें टिकट प्राइस आपके प्रोडक्ट का क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ओके। है ना। अगर 1 लाख रुपए का सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना, टिकट प्राइस 1 रुपया है, तो 1 लाख पीसीज आपको बेचने हैं। ठीक है। और अगर 1 लाख का ही प्रोडक्ट है तो एक ही क्लाइंट को एक किचन बेचना है, तो Right. एक प्रोडक्ट बेचना है। तो पहली चीज़ क्या हुई? टिकट प्राइस। टिकट प्राइस। दूसरी बात, टिकट प्राइस कई बार बड़ा होने के बाद भी सेल्स वॉल्यूम बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। टिकट प्राइस के बाद दूसरा जो मेथड आता है वो आता है आपका सेलिंग प्राइस के साथ साथ उसकी नंबर ऑफ सेल्स कितनी होने वाली है। 1 लाख रुपए की टिकट प्राइस होने के बाद भी 100 करोड़ करने के लिए डिवाइड अगर 1 लाख से करते तो कितना आएगा? इतने नंबर ऑफ कस्टमर तक आपको पहुंचना है। ओके। 1 रुपए की एक टॉफ़ी है तो 1 करोड़ टॉफ़ी बनाएंगे तो 1 करोड़ का टर्नओवर होगा। 100 करोड़ में 100 करोड़ टॉफ़ी बनानी पड़ेगी। राइट राइट राइट। तो फर्स्ट टिकट प्राइस, सेकंड सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम। अब सेल्स वॉल्यूम किस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का सेटअप कितना बड़ा है। 100 करोड़ टॉफीज बनाने के लिए आपको कितना बड़ा प्लांट चाहिए, है ना। तो उतने बड़े प्लांट का सेटअप किस तरह का है। ओके। अगर प्लांट का सेटअप नहीं है तो उस प्लांट सेटअप करने के लिए आप कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। राइट। अगर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो कितना अच्छा बिजनेस प्लान आप बना सकते हैं कि आप इन्वेस्टर्स को दिखा के उतना फंडिंग्स लेकर आएँ और सेटअप तैयार करें। और पहले साल सेटअप तैयार करें, दूसरे साल सेटअप तैयार करने के साथ साथ सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाएं, तीसरे साल और एक्सपेंशन करें और एक्सपेंशन के साथ साथ नई इन्वेस्टमेंट लाकर बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल ले जाकर 5 साल में 100 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम पूरा करें। ओके। कहने का मतलब सेल्स का वॉल्यूम जितना भी हमें करना है उसमें बिजनेस का पूरा रोड मैप क्या होगा, प्लान क्या होगा। सड़क देखते हैं ना, 4 लेन सड़क है। हाँ जी। तो पहला कौन सा है? जिसमें साइकिल स्कूटर चलती हैं। राइट राइट। उससे और पीछे कौन सा है? फुटपाथ बना हुआ जहाँ पैदल लोग चलते हैं। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला भी उसी रोड पर चल रहा है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर Right. साइकिल वाला भी उसी पे चल रहा है। 50 से 60 वाला स्कूटर, बाइक, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर वो भी उस पे चल रहे हैं। हाई स्पीड कार है वो बीच में चल रही है। बसेज हैं वो 40 की स्पीड वाले अलग चल रही है। एक ओवरटेक लेन भी है। राइट। कि अगर आप इनमें से कोई भी हैं और अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ाते हैं तो आप ओवरटेक करने की जगह आपको मिल जाती है। हाँ। एक कार जो 60 की स्पीड पे चल रही है, दूसरी लेन में दूसरी कार या उसी लेन में दूसरी कार राइट। 60 की स्पीड पर चलेगी तो पीछे रहेगी। अगर उसको 90 करनी है तो उस कार को ओवरटेक करके आगे लेना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आपको ये प्लान करना है कि जो सेल्स वॉल्यूम मुझे चाहिए उस सेल्स वॉल्यूम के लिए मुझे कितना ओवरटेक करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, कितना बड़ा सेटअप चाहिए, कितने सेल्स का वॉल्यूम चाहिए, उस सेल्स को अचीव करने के लिए कितनी टीम चाहिए, उस टीम को पालने के लिए या चलाने के लिए या मैनेज करने के लिए कितना फंड्स चाहिए, उस फंड्स के लिए मुझे कितने इन्वेस्टर चाहिए। बिल्कुल। तो पूरा रोड मैप प्लान अगर हम बनाते हैं राइट। तो 5 साल हो, 1 साल हो, 10 साल हो, हर वो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है जिसको हासिल करना आप चाहते हैं। ग्रेट। शायद ये आंसर बहुत लंबा है लेकिन ये पूरी बात तभी समझ में आएगी जब हम 100, क्योंकि 100 करोड़ एक ऐसी डिजिट है कि किसी को बोलते हैं ना तो उसको लगता है ये 100 करोड़ मतलब या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ। करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। 10 करोड़ और 10 करोड़ के बाद क्या आता है? 1 अरब। 100 करोड़ इक्वल टू कितने हो जाते हैं? सोचने बड़ा भारी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए पूरा प्लान जब बनाते हैं तब हम उस बात को समझ पाते हैं। राइट। तो मेक अ फुल रोड मैप ऑफ योर बिजनेस विद नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप आसानी से वो अचीव कर लेंगे। ग्रेट सर। अगर किसी के पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, जैसे अभी आपने बीच में बताया अभी कि आप इन्वेस्टर ढूंढे, तो किसी के पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई प्लान भी नहीं है, बट हाँ एक सपना देखते हैं कि 100 करोड़ तक पहुंचना है, तो उनको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, उसको सबसे पहले तो किसी बनिए से मिलना चाहिए Okay. और उसको लगानी चाहिए मारवाड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी।
ओके। अब ये जीरो, आपने पूछा ना भाई जीरो लेवल अगर इन्वेस्टमेंट का है तो कैसे हाँ। करें। मारवाड़ी बड़े तेज होते हैं। ओके। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बिजनेस में, मतलब मेरा जो जन्म हुआ वो मारवाड़ी परिवार में हुआ, और ऊपर से मारवाड़ी के साथ साथ बनिए भी हैं। तो बनिए शब्द में ये कि बनिए, बन के दिखाइए, या तो बने हुए होंगे या बन के दिखाएंगे। तो मारवाड़ी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, वो ये कहती है अगर आप सेल्स का वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, चाहे उस पर आपका इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री के कौन कौन से दिग्गज हैं उनके बारे में पता करो। ओके। और दुनिया के जितने सफल बिजनेस ओनर हैं वो सब एसोसिएशन करते हैं। अगर सपोज आप एक बिजनेस ओनर हैं और मैं आपके पास आके ये कहूँ कि सर मैं आपके लिए काम करूंगा, कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, आपको सेल्स ला के दूंगा, सेल्स आ जाए तो मुझे परसेंटेज दे देना, प्रॉफिट का हिस्सा दे देना, आप देंगे या नहीं देंगे? ऑफ कोर्स। तो जीरो इन्वेस्टमेंट लगी ना। मुझे जिस इंडस्ट्री में काम करना, और साथ में मैं ये कहूँ कि सर मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं आता, आप मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाएं, सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ग्राहक कहाँ मिलेगा इसके बारे में, मुझे क्या एफर्ट करने हैं इसके बारे में, तो आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? बिल्कुल। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगी। राइट। या तो पैसा इन्वेस्ट होगा या समय। तो अगर मैंने समय इन्वेस्ट किया आपके साथ और आपके बिजनेस में समय दिया और आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए मैंने मार्केटिंग करना शुरू किया, तो मुझे दो फायदे होंगे। एक तो सेल्स आने पर प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा उस बिजनेस की नॉलेज जो आपने 20 साल में इकट्ठी की है आप मुझे पहले दिन देंगे। राइट। तो जनरेट नॉलेज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री वेयर यू वुड लाइक टू डू द वर्क एग्जैक्टली एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बिकम द एसोसिएट पार्टनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कि सर मैं आपका एसोसिएट हूँ, आप मुझे बताओ, मेहनत करूंगा, सेल्स लाऊंगा, कहाँ करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो आप सब बताएंगे मुझे। और जब सेल्स धीरे धीरे आने लग जाए और मैं आपसे कहूँ कि सर अभी तक तो मैं आपके लिए काम कर रहा था, सेल्स ला रहा था, अब सर कुछ मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बढ़ाओ, और आपको लगता है कि मैं आपके लिए काबिल बंदा हूँ जो सेल्स ला रहा है, प्रॉफिट देने में क्या दिक्कत है, दोगे नहीं दोगे? अगर मैं ये कहूँ कि सर आप राजस्थान में काम नहीं कर रहे हैं, आपके सेल्स का वॉल्यूम मैं राजस्थान में जाके ला सकता हूँ, और मुझे राजस्थान का होलसेल बना दो बिना इन्वेस्टमेंट के, पैसे दूंगा और माल लूंगा, सेल्स लेके आऊँगा, तो आप देंगे मुझे राजस्थान या नहीं? बिल्कुल। और जब पैसा कमा के मैं उसको री इन्वेस्ट करूँ और बोलूँ सर आप ही की कंपनी का डीलर बनना चाहता हूँ, सर ये लो पैसे, आप मुझे डीलरशिप देंगे या नहीं? बिल्कुल। जब आप दुनिया को दे रहे तो मुझे भी देंगे। मुझे भी देंगे। और मेरे ऊपर ट्रस्ट भी इस बंदे ने करके दिखाया है। करके दिखाया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका माइंडसेट है या नहीं काम करने का। बिल्कुल। तो जिसका माइंडसेट होगा काम करने का, वो काम करने के रास्ते खोजेगा। और विश्वास माने कि जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे तो आपको वो लोग मिलेंगे जिनको वो सपोर्टिंग हैंड्स चाहिए, जो उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएं। राइट। सर आप ऑडियंस कैसे डिसाइड करते हैं कि किस ऑडियंस में मुझे काम करना है? ग्रेट। ऑडियंस का ना डिसीजन लेना एक बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस पर डिपेंड करता है। ओके। जैसे मेरा ना मॉड्यूलर किचन का बिजनेस है, तो हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। लेकिन जब मैं उस बिजनेस को शुरू कर रहा था तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि मॉड्यूलर किचन किसके लिए बनाते हैं? लेडीज के लिए। वो प्रोडक्ट का यूज कौन करता है? लेडीज यूज करती हैं। हस्बैंड तो कभी हफ्ते में एक दिन खाना बनाए तो बना दिया, वो भी अपनी हॉबी के लिए। लेकिन मैक्सिमम यूजर कौन है? लेडीज। उस प्रोडक्ट को पसंद करना या ना पसंद करना किसके हाथ में है? लेडीज के हाथ में। अगर वो प्रोडक्ट मैंने लेडीज तक पहुंचा दिया, उसकी जानकारी पहुंचा दी, तो मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। यस और नो? बिल्कुल नो। नहीं। लेडी कैन चूज द किचन की मुझे कौन सी लेनी है, किस ब्रांड की लेनी है, बट हु इज डिसीजन मेकर? उसके हस्बैंड। तो कहेंगे इतने पैसे का किचन बनवाना है या नहीं बनवाना। हाँ। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये पता लगता है मेरा प्रोडक्ट का यूजर कौन है। जब और रिसर्च करते हैं तो पता लगता है डिसीजन मेकर कौन है। जैसे आप टॉयज बनाते हैं, यस, तो उन टॉयज को खरीदने वाला आपका बायर कौन है? बच्चा नहीं, बच्चा है उसको पसंद करने वाला, उसका हाँ। बायर है उसका फादर या उसकी मदर। या तो जब रिसर्च करते हैं तो पता लगता है प्रोडक्ट तो बच्चों के लिए है, पर उसका खरीदार कौन है? उसके पिता। तो बच्चों में मार्केटिंग कर दूं, प्रमोशन कर दूं, तो डिमांड तो हो जाएगी, लेकिन पेइंग कैपेसिटी फादर की है, उसको सेटिस्फाई करना मेरा काम है। राइट। तो मार्केट में रिसर्च करना कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको यूज कौन करता है, उसका डिसीजन कौन लेगा। जैसे हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, मैंने एग्जांपल दिया, आप कन्विंस हो गए इस बात से कि जेंट्स इज अ डिसीजन मेकर, बट नो, जेंट्स इज नॉट अ डिसीजन मेकर। आउट ऑफ द टॉप मोस्ट प्रॉपर्टीज वो ओनर जिसको हम जेंट्स बोल रहे हैं वो डिसीजन लेगा, वो काम बिल्डर से कराता है। वो कहता है वैसे अब किचन विचन हम डील नहीं करते, बिल्डर से मिलो। अब देखो सारा गेम शिफ्ट हो गया ना। यूजर है लेडी, हम सोच रहे डिसीजन मेकर है उसका ओनर। उसने कहा मैंने तो बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, आप उससे बात करो। तो मेरा बायर कौन है? बिल्डर। ठीक है ना? यस और नो? यस। मैंने कहा ठीक है, बिल्डर के लिए मार्केटिंग करता हूँ। अब आप सेटिस्फाई है मेरी बात से? बट बिल्डर इज नॉट माई बायर। बिल्डर सेज कि सर मैंने बिल्डिंग तो
बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पर इसकी डिज़ाइनिंग और उसका एग्जीक्यूशन आर्किटेक्ट करेगा या इंटीरियर डिज़ाइनर जो डिज़ाइन देगा वो माल बनाना है। डिसीजन कौन लेगा? इंटीरियर डिज़ाइनर। बिल्डर को टर्नकी दे दिया, पर बिल्डर क्लाइंट जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर से प्रोडक्ट पसंद करवाएगा, उसको पसंद आएगा, डिज़ाइन करके देगा तो बनेगा। तो मेरा बायर कौन हो गया? इंटीरियर डिज़ाइनर, डिसीजन मेकर। तो इसका मतलब जब हम काम करेंगे तो पता लगेगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बायर हैं, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पता लगेगा। सेल्स के लिए पिच कर रहे हैं, जितनी मार्केटिंग कर रहे हैं उतनी लीड आ रही है, उस लीड में से जो कन्वर्जन आएगा, और जिससे कन्वर्जन नहीं आएगा, वो कन्वर्जन नहीं जो आया वो बताएगा कि मेरा एक्चुअल बायर कौन है। तो सर इन सब में आप डिसाइड कैसे करते हैं कि डील किसके साथ करना है? कहते हैं कि लीड डाइवर्सिफाई होती चली जाती है, है ना। अब वो डाइवर्ट होकर उसने मुझे बताया कि सर ऐसा है, हमारे वाले केस में ना डिसीजन हम नहीं ले सकते, इन्होंने बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अब बिल्डर हमसे बात करेगा। अगर बिल्डर ने इंटीरियर डिज़ाइनर को या आर्किटेक्ट को सिर्फ हायर किया है डिज़ाइनिंग के लिए, तो डिसीजन बिल्डर ले रहा है। अगर बिल्डर ने सिर्फ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं बनाऊंगा, क्या क्या माल आना है वो मालिक डिसाइड करेगा, तो मेरा डिसीजन कौन लेगा? मालिक। तो देखो मेरे डिसीजन कहाँ स्विच हो रहे हैं, वही। ठीक है। अब पता लगा इन सारे के सारे केस में वो लेडी बोल्ड लेडी है, उसने कहा मैं नहीं देखती बिल्डर के हिसाब से, मुझे जो किचन चाहिए वो मैं डिसाइड करूँगी। अब मेरा सारा का सारा डाइवर्जन है ना। तो आपके पास जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की लीड जनरेट हुई है, उसका कन्वर्जन कौन करेगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, राइट, है ना। बच्चों का मैंने आपको बताया, स्कूल में पढ़ता बच्चा है, लेकिन कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाना है ये कौन डिसाइड करता है? मॉम, पेरेंट्स या डैड, या दोनों मिलके। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ है तो वो डिसाइड करता है मुझे कौन सा कोर्स करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, वो खुद डिसाइड करेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा रहेगा, हमें तैयार रहना है कि जो भी लीड हम जनरेट करें बिजनेस की, वो राइट कस्टमर तक पहुंचे, और उनमें से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कन्वर्ट करें, और जो कन्वर्ट नहीं हो उस पर रिसर्च करें कि मेरा बायर एक्चुअल में है कौन, इसका डिसीजन मेकर कौन है, वहां तक पहुंचे। ऐसी बिजनेस में होता है। सर ये जो 100 करोड़ बनाने की जो जर्नी होती है, ये इसका स्टेप कब से लेना शुरू कर देना चाहिए? फ्रॉम द डे वन। ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि, अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल पूछना बड़ा मजेदार जी। ग्रेजुएशन कितने दिन में होती है? ग्रेजुएशन 5 साल लग जाते हैं। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, तभी आपने 5 साल बोला। अगर आप दिल्ली से होते तो क्या कहते, पता है? 3 साल। 3 ईयर में। ग्रेजुएशन में सच में 5 साल लगते हैं? हाँ। ग्रेजुएशन में 15 साल लगते हैं। राइट। पर आप पहले 12 काउंट नहीं कर रहे हैं, हाँ, है ना। अगर दिल्ली में है तो पहले 12 काउंट नहीं कर रहे, पहली से लेके 12वीं क्लास तक आप सिर्फ 3 साल काउंट कर रहे हैं। 3 साल काउंट कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए 15 साल चाहिए। अग्री। यही बात सेल्स वॉल्यूम को लेकर है। कहते कब से शुरू करें 100 करोड़ का आंकड़ा? पहले दिन से, फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस। आप डिसाइड करें कि अगले कितने साल में मुझे कितना सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना है। उस सेल्स वॉल्यूम, देखो 100 करोड़ का अगर सेल्स वॉल्यूम करना है 5 साल में, तो हर साल 20 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम करना है। अगर हर साल 20 करोड़ का, इसको 24 कर लेते हैं जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, चलो 20 ही रखते हैं। 20 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम करना है हर साल, तो हर महीने कितना करना है? 12 से भाग कर देते हैं 20 को, तो 12 दूनी 24, रफली 20 लाख रुपए मान लेते हैं। तो इतनी सेल्स मुझे, 20 लाख नहीं 20 करोड़, दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 100 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम करना है हमें। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन गलती ना हो। 100 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम करना है हमें 5 साल में। इसका मतलब हर साल 20 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम करना है। राइट। 20 करोड़ को अगर 12 से भाग करते हैं तो ऑन एवरेज 2 करोड़ मान लेते हैं कि 2 करोड़ सेल्स हमें हर महीने चाहिए। अगर 2 करोड़ सेल्स हर महीने चाहिए डिवाइड बाय 30, तो पर डे कितनी सेल्स चाहिए? और पर डे अगर आपको इतनी सेल्स चाहिए तो उसके लिए कितनी मार्केटिंग और लीड करनी है? तो उतनी आप मार्केटिंग करेंगे, उतना सेल्स की लीड जनरेट करेंगे, और उतनी लीड को फॉलो अप करने के लिए और डील क्लोज करने के लिए कितने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए और टेलीकॉलर चाहिए, तो उतने सेल्स एंड मार्केटिंग एंड टेलीकॉलर चाहिए। राइट। कैलकुलेशन हमेशा लगती है कि टॉप मोस्ट जहाँ हमें पहुँचना है उसको डिवाइड करो कि हमारा पर डे के हिसाब से कितना काम करना है। किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा, पर एवरेज तो पता लगेगी कि इतना सेल्स हमें हर महीने हर रोज चाहिए। राइट। ये तरीके होते हैं ये कैलकुलेट करने का कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है। ओके सर, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं कि चलो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, और
इस तरीके से अपने बिजनेस को वो ग्रो कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी मारवाड़ी स्ट्रेटेजी बताई थी हाँ, आपको, यही होती है। एग्जैक्टली वही हो गया। तो अभी लोगों के पास ना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसे में जैसे कि अब मैंने टारगेट लिया, तो पहले तो मैं अभी आपके यहाँ वर्क करूँगी, तो उस वर्क में तो मुझे एज अ सैलरी ही मिलने वाला है ना। तो ऐसे में ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया, बट हर एक इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैंने अभी आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था मारवाड़ी स्ट्रेटेजी में हम आपके पास आया कि मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा, आपके लिए काम करूँगा। ओके, आपके लिए काम तो मैं करूँगा। आपके अब मैं आपके लिए काम करूँगा का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री और फैशन क्लोथिंग में आप डील करते हैं, तो या तो मैं आपका जॉब करके सीखूंगा, या मैं कहूँगा जी फैशन इंडस्ट्री में जो आपके बायर हैं वो कौन है, मॉडल्स हैं और जो वीडियो शूट्स करते हैं वो लोग हैं, या फिल्म डायरेक्टर हैं, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है वो हैं, तो मैं उनसे मिलूंगा, बातचीत करूंगा। और आपके जैसी कंपनी की कम से कम 5 कंपनी से मैंने एसोसिएट पार्टनरशिप कर ली। राइट। मैं कोई जॉब थोड़ी कर रहा हूँ जो आपके यहाँ करने के बाद किसी और क्या नहीं कर सकता। राइट। मल्टीपल एसोसिएट पार्टनर जब हम बन जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं सर्व करने के लिए, चाहे तो आपका मेटेरियल बिके या किसी का बिके, मेरा सेल्स वॉल्यूम आना चाहिए। राइट। सेम एज इट इज़ बिजनेस में आपको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सेल्स के डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करना है, अलग अलग मेथड्स पे काम करना है। जैसे अगर मुझे आपके कपड़े बेचने ही हैं और आप ई कॉमर्स में नहीं बेच रहे आपके क्लोथिंग के जो डिज़ाइंस हैं, तो मैं उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले आ सकता हूँ। मैंने आपसे परमिशन ली कि सर सेल्स करनी है, या तो सैंपल ले जाऊंगा या फोटो खींच के ले जाऊँ, तो आप कहेंगे फोटो खींच के ले जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फोटो शूट करा लिया, उसको मीशो पर डाल दिया, तो उस सेलर के पास पहले मीशो की सेल नहीं थी, मैं लेके आया हूँ, मैं लेकर आया, मैंने मीशो की सेल जनरेट कर ली, अमेजोन कर लिया, फ्लिपकार्ट कर लिया, और मल्टीपल वेबसाइट्स पे मैंने प्रमोट कर लिया, या मैंने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर प्रमोट करके सेल्स कर ली। और जब सेल जिसके हाथ में होती है वो किंग होता है बिजनेस का, तो जनरेट मोर सेल। राइट। द सेलर एंड द प्रोड्यूसर एंड द मैन्युफैक्चरर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, दुनिया के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाथ जोड़कर खड़े हैं उसके सामने जिसके पास सेल्स है। राइट। तो बिकम अ गुड सेल्स पर्सन। ओके सर, 3 कंडीशन है जी। पहले कंडीशन में मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पॉकेट मनी मिल रहा है जी। शायद वो पॉकेट मनी 5000 ले लेते हैं मंथली, 5000, और अब मुझे 100 करोड़ तक पहुँचना है, मेरा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि मैं राइट मार्केटिंग रिसर्च कर लूँ। ओके। और रिसर्च करने के बाद में, अब क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है, मेरे को 5000 रुपये मिल रहे हैं 1 महीने के, अब मुझे उस 5000 से ही आउटपुट निकालना है जी। तो मैं सोशल मीडिया, फेसबुक प्रमोशन के जरिए भी लीड जनरेट करके लीड पे कन्वर्जन की ताकत लगा सकता हूँ। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास बजट कम है तो जो भी हमारी सेल्स आए, दुनिया के वो लोग जिन्होंने स्क्रैच से लेकर बिजनेस जनरेट किया है, उन्होंने एक चीज पर काम किया है कि आने वाले प्रॉफिट को वो घर लेके नहीं गए, ओके, उन्होंने री इन्वेस्ट किया है। सपोज 5000 की ऐड चलाने के बाद मेरी एक सेल्स डील होती है और 2000 मुझे प्रॉफिट आता है, और ऐसे करके मैं 10 डील कर लेता हूँ, 20,000 रुपये प्रॉफिट आता है, और 20 के 20 इनकम मान के घर ले जाता हूँ, तो मेरे 5000 हर महीने फिक्स रहेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 20% मैं मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करूंगा। अभी मैं 5000 कर रहा था, वो तो हर महीने कर ही रहा हूँ। राइट। 20,000 कमाने के बाद मैंने 2000 की बढ़ा दिए, अब 7000 इन्वेस्ट करता हूँ, तो नया सेल्स वॉल्यूम आएगा। 7 से मैंने उसको 10 कर लिया, 10 से 15 कर लिया। इनिशियल स्टेज पे अगर आप 20% कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर मैंने अपनी लाइफ में 90% री इन्वेस्ट किया, और मेरी कहते हैं ना कंपाउंडिंग की बहुत पावर होती है, तो मेरी री इन्वेस्टमेंट ने मुझे हमेशा प्रॉफिट दिया। मैंने अपने बिजनेस में से केवल उतना ही पैसा निकाला जितने पैसे से मैं जीवन यापन कर सकता हूँ, पर ईश्वर की कृपा से जब मैंने री इन्वेस्ट किया तो मेरे जीवन यापन का अमाउंट ही बड़ा होता चला गया। तो आज मैं अपने बिजनेस का 95% इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में ही रखता हूँ, पर वो 5% इतना बड़ा है जो मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर देता है। ग्रेट सर। ओके, सेकंड कंडीशन ये है कि मैं एक जॉब में कर रही हूँ और मेरी जो सैलरी है वो करीबन 25 से 30 हज़ार के बीच में है, और उसके बाद मेरे घर के खर्चे हैं कुछ 20 हज़ार के, और 5-10 हज़ार बचता है, उसमें मुझे ट्रैवलिंग भी देखनी है, सेविंग भी करनी है, और उसको ही मैं शायद किसी बिजनेस में भी लगा सकती हूँ। मेरे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आप जॉब स्विच कर सकते हैं तो पहले अपनी जॉब को स्विच करें उस इंडस्ट्री में जिसमें आप काम करना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप फिटनेस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं पर जॉब आप फैशन इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो समझो कि अपने जीवन के 8 घंटे का समय तो आप फिटनेस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, राइट, या जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं, और 2 घंटे का समय आप लगा रहे हैं कहाँ पर, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो स्विच ओवर करो उस जॉब का, उसको उसी इंडस्ट्री में लेके आओ जिसमें आप काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो जब आप उस इंडस्ट्री में जाएंगे तो 8 घंटे में आपने जॉब भी की पर आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ा,
सेल्स को लेकर, मार्केटिंग को लेकर और बिजनेस के नेटवर्क को लेकर। तो जब नेटवर्क बनेगा और अपने पर्टिकुलर 2 घंटे का समय घर पे जो आप मार्केटिंग पे, सेल्स पर लगा रहे हैं, बिजनेस जनरेशन पर लगा रहे हैं, तो वो 8 घंटे का समय भी आपको सपोर्ट करेगा। राइट। है ना। तो एक ही इंडस्ट्री में एक समय पर हम काम करेंगे तो सफलता के चांसेस कई गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। अब वही बात, जैसे हमने 5000 पॉकेट मनी कहा था, ऐसे ही कोशिश करें कि अपने बिजनेस में, अपने जॉब से आने वाली सैलरी का कुछ परसेंट अपने फ्यूचर बेस्ड बिजनेस के प्रमोशन पर, उसकी मार्केटिंग पर खर्च करें। धीरे धीरे जो सेल्स आए उसको ऑफ टाइम पे, ये नहीं कह रहा मैं कि आप सेम इंडस्ट्री में गए हैं तो अपने ओनर के साथ चीटिंग करें, उसकी सेल्स की लीड निकालें, नहीं। 100% जिसका पैसा आपने जॉब पे लिया है उसके लिए काम करें, और वो आपको वो शक्तियां देगा जो शक्तियां आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और उन शक्तियों के आधार पर अपने 2 घंटे का घर का समय और एक दिन जो वीकडे आपको ऑफ मिलता है वो अपने बिजनेस में इंडिविजुअल सेल जनरेट करने पर करें। और मैं मारवाड़ीज के ऐसे कई एग्जांपल जानता हूं कि जिन्होंने जॉब की, सेम इंडस्ट्री में काम किया, सेल्स का वॉल्यूम किया और वापस अपने मालिक के पास गए कि सर जो काम ये है ये मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी जो जॉब कर रहा हूँ उस एरिया के अलावा नेक्स्ट टेरिटरी में जाके मैं सेल्स लेके आता हूँ। सर मुझे सपोर्ट करो, उस टेरिटरी का मुझे मालिक बनाओ, मैं पैसे भी आपको देता हूँ थोड़े से, और मेरा हाथ पकड़ो, मिलके आगे बढ़ते हैं। राइट। तो बिलीव मी कि आउट ऑफ 100 बिजनेस ओनर 99% बिजनेस ओनर आपको सपोर्ट करेंगे, और अपने जहाँ से आपने सब कुछ सीखा उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। और जो बात मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने जीवन में किसी ऐसे विषय पर बात नहीं करता जिसका मैंने प्रैक्टिकल ना किया हो। बिल्कुल। मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्निकल एजुकेशन के, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्सेज हम कराते हैं, और हमारे ही स्टूडेंट्स मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज के इंस्टीट्यूट खोलते भी हैं। और मुझे पता था कि यहाँ सीखेंगे तो हमारे ऐसा काम वो भी करेंगे, पर उससे पहले मैंने उनको सपना दिखाया कि अगर तुम्हें इंस्टीट्यूट खोलना है तो हम हेल्प करेंगे। ऐसे हर प्रोग्रेसिव बिजनेस ओनर चाहता है कि उसके बढ़िया लोग उसके साथ बने रहें, चाहे उनके सामने खड़े हो जाए कॉम्पिटिटर, चाहे उनके साथ मिलकर उसी इंडस्ट्री में आगे बढ़े। तो आपके वही लोग जहां आप जॉब कर रहे थे वो आपका आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अच्छे लोगों को कोई नहीं छोड़ना चाहता। राइट, बिल्कुल। अगर आप अच्छे पर्सन हैं, अच्छी काबिलियत हैं, तो आपकी कंपनी आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एग्री। आप सामने जाके कॉम्पिटिटर बनना चाहोगे तो कोई साथी बन जाओ हमारे। हाँ, बिल्कुल। तो कितना आसान तरीका है। ग्रेट। तो ये उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री में जॉब करें, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें, और अपने ओनर के साथ खुलकर अपने दिल की सारी बात रख दें। सर 2 घंटे की मेहनत में इतना बिजनेस कर दिया मैंने, आप मेरा साथ दो, आप मेरा हाथ पकड़ो, मिलके आगे चलते हैं। और प्रोग्रेसिव माइंडसेट का बंदा होगा तो आपका साथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर थर्ड कंडीशन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 100 करोड़ है। ग्रेट। अब मुझे उसको लेके जाना है 1000 करोड़ में। ग्रेट। कई बार होता क्या है कि लोगों को पैसे कमाने आते हैं बट बनाने नहीं आते। हाँ। तो मैं पैसे बनाना सीखना चाहती हूँ। देखिए, कहते हैं ना कि लेट योर मनी वर्क फॉर यू। जब तक आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगाएंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। ओके। पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जो पानी की तरह है। अगर आप बिल्कुल जीरो ग्रेविटी, समतल वैल्यू जगह पर रख देंगे ना, वो वहीं का वहीं रहेगा। बिल्कुल। जरा सी ढाल मिली वो वहीं बह जाएगा। अब वो ढाल किसी भी तरफ हो सकती है, नकारात्मकता की तरफ और सकारात्मकता की तरफ। बिल्कुल। मतलब ऐसी जगह जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, जी। ऐसी जगह जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकती है। जी। सबसे पहले तो ये प्रयास करें कि आपके पास जो भी पैसा है उसको एक रेशियो में डिवाइड करें। ओके। 40-40-20। 40% लगाएं जहां पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पर वहां पर रिस्क भी ज़्यादा है, तो वहां इन्वेस्ट करें। 40% सेफ इन्वेस्टमेंट करें, और 20% जो बचा है उसको नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाएं। ओके। आप जो भी इनकम कमाएं अपने बिजनेस को स्टेबल बनाए रखने के लिए ज़रूरत है उस पैसे को री इन्वेस्ट करें। सेम इंडस्ट्री में, सपोर्टिंग इंडस्ट्री में, और फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी पर। ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को नए डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को अपने बिजनेस को स्केल अप करने पर इन्वेस्ट करें। स्केल अप कुछ भी हो सकता है। आप अपने नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, नंबर ऑफ डीलर्स बना सकते हैं, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, मार्केटिंग करके अपने ब्रांड को और महंगा बना सकते हैं, और साथ साथ नई इंडस्ट्री का सेटअप कर सकते हैं। तो जहाँ भी पैसे को राइट आपको लगता है कि ये वो तरीका है जहाँ ज़रा मुझे आउटपुट मिल सकता है, वहाँ इन्वेस्ट करें। ओके। तो 100 करोड़ से अगर 1000 करोड़ पहुंचना है तो आपको पता है 900 करोड़ लेके आना है। अगेन सेम, कितने साल में पहुंचना है? 5 साल में। तो 900 डिवाइड बाय 5 आ गया 1 साल का कैलकुलेशन, डिवाइड बाय 12 आ गया पर डे का कैलकुलेशन। अब ताकत ये है कि आप भी हैं और आपका पैसा भी है, तो आपकी क्षमताएं दुगनी है। राइट। तो पैसे के साथ आप जल्दी अचीव कर सकते हैं, और इन सब के लिए चाहिए एक अच्छा माइंडसेट, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, आपका रोड मैप, आपका प्लान कि कहाँ आप जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सर, करोड़ बनाने में और संभालने में डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें बनाना बहुत आसान है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, एक बार मेहनत करते हैं और स्लिम हो जाते हैं।
अग्री। लेकिन अगले 6 महीने में वो वैसे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बनाना और बनाए रखना, बनाना, बनाए रखना और बढ़ाना, ये सारी अलग अलग बातें हैं। तो बनाना एक बात है, और बनाने के बाद उसको संभालना। कहते हैं ना कि पैसा आ जाने के बाद ना कुछ लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर लेते हैं। राइट। वो सोचते हैं कि लोगों को पता चले कि मेरे पास पैसा आ गया। वो उस तरह का लाइफस्टाइल कर लेंगे। राइट। वो उस तरह के मोबाइल फोन्स, उस तरह के गैजेट्स, उस तरह की कार, उस तरह का रहन सहन, चाहे वो किराए का हो, मतलब फेक एसेट्स को क्रिएट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया को सब कुछ दिखाई दे रहा है। राइट। बट द पीपल आर वेरी स्मार्ट। आप कितना भी शोमैनशिप कर लें, विद इन फ्यू ईयर पीपल विल कम टू नो कि आप प्रोग्रेसिव हैं या नहीं। और वो होता है रियल एसेट्स। आपके पास वो एसेट्स होनी चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो। आपका लैंड, आपका गोल्ड, है ना, आपका फंड्स, आपकी एफडी, आपके शेयर्स में डले हुए पैसे। तो प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पे आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, किसी कम्युनिटी के खिलाफ में बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहे पंजाबी जो होते हैं ना, वो अगर 10 के दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो वो 1 के हैं, वो बाकी उन्होंने शो ऑफ किया हुआ है। ओके। अगर कोई मारवाड़ी है ना, अगर वो 10 का दिखाई दे रहा है तो समझ लो वो 100 का है, उसने छुपा छुपा के दिखा रखा है। राइट राइट। ये तो बात मैं तो मुझे पंजाबी का मतलब किसी पंजाबी कल्चर या स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। ऐसे पंजाबी भी लोग हैं जो बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट राइट। तो आपका माइंड सेट ये आपको आगे लेके जाएगा। और पैसे को कमाना एक बात है, उसको बचाए रखना दूसरी बात है, उसको बढ़ाना तीसरी बात है। राइट। तो सर अभी जैसे कि मैं बताऊं कि अभी ये सारी चीज़ें तो हैं कि पैसा हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन किसी को बनाने नहीं आ रहा है। आज भी कितने सारे स्ट्रगल हैं, लोगों का माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्या होता है कि जो माइंडसेट है ना, वो पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। ओके। है ना। कहते हैं ना, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पंजाब के लोग कैसे होते हैं? हट्टे कट्टे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, दिलदार होते हैं, मस्त मौला होते हैं, है ना, खाने पीने वाले होते हैं। बिल्कुल। बिहार के लोग कैसे होते हैं? ठीक होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं, और ज़्यादातर नैरो माइंडेड भी होते हैं, नैरो माइंडेड में भी हो सकते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की सोचते हैं। राइट। नेपाल के लोग कैसे होते हैं? नेपाल के लोग ईमानदार होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट है। okay. हमने पास्ट परफॉर्मेंसेस के आधार पर और मेजोरिटी ऑफ द पीपल के आधार पर ये मान लिया है कि नेपाल के लोग बहादुर होते हैं, सिपाही होते हैं, ईमानदार होते हैं। क्यों? नेपाल में चोरी नहीं होती, वहाँ डकैती नहीं होती, वहाँ किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं होती है ना। तो नेपाल में भी हर तरह के लोग होते हैं। पंजाबी मस्त मौला होते हैं, हट्टे कट्टे। पंजाब में कमजोर लोग नहीं होते, कुपोषित नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में ग्रोथ माइंडसेट के बिजनेस ओनर नहीं होते हैं। बनिए कैसे होते हैं? कंजूस होते हैं। तो सारे बनिए कंजूस होते हैं? अगर आप देखेंगे तो पूरी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल बनिए प्ले करते हैं। सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्य बनिए करते हैं, जैसे भागवत कथा, बड़े बड़े सोशल इवेंट्स, दान, पुण्य, ये सारे बनिए भी करते हैं। बाकी सब भी करते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं? इससे डिसाइड होता है कि माइंडसेट क्या है। यही बात बिजनेस पे आ जाती है। जिसका प्रोग्रेसिव माइंडसेट है वो प्रोग्रेस करेगा, जिसका न्यूट्रल माइंडसेट है वो एक जैसा रहेगा, और जिसका नेगेटिव माइंडसेट है या जिसका वो नेगेटिव में चला जाएगा। सर अभी आपने लास्ट आंसर में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, तो मैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि बैक ऑफ द कैमरा मैं आपकी कुछ फोटोज देख रही थी। ये वो 105 राइट? 102 एंड देन आपने कितना कम किया है? मैं 102 किलो से 67 किलो तक आया था। 67 किलो तक। और लास्ट आपका कितना गया था? 15 कुछ आपने बताया था ना? बिलो 67। मतलब कई बार मैंने सुना है कि जब पैसे में लोग बढ़ते हैं, फाइनेंस में लोग बढ़ते हैं, तो फिर वेट भी उनके साथ बढ़ता है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी। तो आपने ये कैसे, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया कैसे लेके आया? ठीक है, देखिए क्या होता है, आगे बढ़ने की चाहत में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो होती है उसकी हेल्थ से ही करता है। बिल्कुल। कि मैं तो 16 घंटे काम करता हूँ, मैं तो खाना टाइम पे नहीं खा रहा, मैं तो ये छोड़ देता हूँ, आज लंच नहीं कर पाया, बिल्कुल। आज जल्दी उठ गया, रात को लेट सोया। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपनी फिटनेस के साथ। दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने फैमिलीज़ के साथ कि उनको कम समय देता है। तीसरा कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ कर करके सफलता हासिल करते हैं ना, और जब उसको अपने हिसाब से हासिल कर लेते हैं, तब लगता है हासिल तो कर लिया पर हम इस लायक नहीं बचे। आपने कभी सोचा है कि मन अलग चलता है और शरीर अलग? जैसे कुछ लोग कहते हैं, बड़े बूढ़ों से पूछो, अरे मेरा तो वैष्णो देवी जाने का मन है पर मेरे घुटने काम नहीं कर रहे। मतलब मन वहां जा रहा है पर शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि तुमने भी शरीर की नहीं सुनी। राइट। तो जब हम प्रोग्रेस करते हैं ना, तो हम लगता है कि यार हम बिजनेस में, इंडस्ट्री में टॉप करेंगे, पर आपकी क्षमताएं घटती चली जाएंगी। शरीर भारी हो गया,
बॉडी थक गई है, तो आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो जिस दिन हमें रियलाइज़ हो जाता है, मुझे रियलाइज़ हुआ एट द एज ऑफ 39, मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार ये सब कुछ जो मैंने किया है ये किस लिए किया था, कि जब सब कुछ होगा तो मैं मज़े करूँगा। एंड व्हेन हैव यू स्टार्टेड सर? एट द एज ऑफ 39। ओके 39 में भी आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया था? नहीं, बिजनेस तो आई स्टार्टेड एट 19 ईयर एज। 19 ओह। तो 30 साल में जाके सब कुछ सेटअप करके सब कुछ बना के जब सब अच्छा हो गया, हाँ। तो उसका एंजॉय करने का समय आया। हाँ। तो मुझे लगा अब तो मेरा शरीर देख रहे हो 102 किलो का है, 47 इंच की कमर है। ओह। सो आई शिफ्टेड माई माइंड सेट टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा नहीं, चेंज करते हैं यार, एटलीस्ट वजन तो कम कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना शुरू किया। पहले वॉक करता था, धीरे धीरे फिर रनिंग करना शुरू किया, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। वजन कम होने लगा, मज़ा आने लगा। एक लक्ष्य ना बार बार बदलते हैं। पहले जब मोटे होते हो पतले हो जाएं वही ठीक है, पेट कम हो जाए वही ठीक है। तो मैं पतला हो गया, ठीक ठाक हो गया, 10 किलो करीब मेरा वजन कम हो गया। तो जब आप एक लेवल अचीव करते हैं तो दूसरी डिजायर पैदा होती है। राइट राइट। नहीं बॉडी बिल्डिंग करनी है, नहीं फिटनेस और करनी है। सो आई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फैट टू फिट इन 1 ईयर, बेसिकली इन 11 मंथ। 102 किलो से मैं 67 किलो पर आया। 47 इंच की कमर से मैं 28 इंच की कमर तक आया। वाओ। मैंने 11 महीने के अंदर 6 पैक एब्स बनाए। अच्छा देखो, हमारे स्पीकर्स के साथ ना एक खास बात क्या है, हम कुछ भी बोल लें, अगर झूठ भी बोलेंगे ना तो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। हाँ। सन 2017 की वीडियो खोलेंगे, आजा भाई वीकली लोड हो रही है। अच्छा 17 में, हाँ तब तो मोटे थे यार, हाँ। हैं 18 आते ही पतले हो गए। लेकिन वो पतले की जर्नी, क्योंकि हम वीकली वीडियो बना रहे हैं तो वो दिखाई देगी। हाँ यार सच में यार घट रहा है, स्लिम हो गया। हाँ। जब आप एक टारगेट अचीव करते हो नया बन जाता है। फिर लगा 6 पैक करना है, 6 पैक कर लिया तो लगा बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग कर लिया तो मस्कुलर बॉडी बिल्डर बनना है विद द बाइसेप साइज ऑफ 17.5। फिर लगा कि लीन बॉडी करनी है, जैसे आमिर खान की मूवी देखी, यस यस यस, तारे ज़मीं पर, या और दूसरी कई 3 इडियट्स, तो लोग हम भी करते हैं यार। तो शिद्दत से जब आप कोई काम करते हैं ना तो नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आपकी डाइट क्या होगी, वर्कआउट क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, वो डिज़ाइन करते करते अब 9 साल हो गए मुझे फिटनेस कर किए हुए। एक बार तो बहुत लोग अचीव कर लेते हैं, और 9 साल में 8 बार मैं 6 पैक एब्स बना चुका हूँ। हर साल 18 अप्रैल को मैं 6 पैक एब शूट करता हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 इंच आपको फैट भी दिखेगा। ओके। नेचुरल है। हाँ, जैसे जैसे आप और हार्ड प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 18 अप्रैल को फिर दोबारा आप मेरा पॉडकास्ट देख लीजिएगा 6 पैक ऐप के साथ। ओह। कंसिस्टेंसी से करते Nice. रहना ज़रूरी है। मोटिवेट होके एक बार तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर वो मोटिवेशन बरकरार रहे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप हर बार क्या लक्ष्य बनाते हैं। राइट सर, हाउ डिड यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 19? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक द डिसीजन कि हाँ भाई मुझे बिजनेस करना है, एंड यू स्टार्टेड। ऑफकोर्स वो रिस्क भी होगा बिकॉज आपने एक अच्छा सेटअप किया है। तो वो सेटअप करने के लिए जो रिस्क आपने उठाया वो कैसे उठाया है? देखिए उस टाइम तो कोई रिस्क नहीं उठाया था मैंने। अच्छा। क्या होता है ना, जो यंग 18-19 साल का 20 साल का बच्चा होता है ना, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होता। हाँ। उसे कोई बेटा ये प्लेट उठा के वहाँ रख दियो तो वो रख देगा। हाँ। है ना, मैंने कप रखा और किसी ने, कोई 20 साल का बच्चा है साथ में, बेटा जरा एक कप उठा के वहाँ रख दो, वो रख देगा। तो वो ईगो नहीं होता उसके अंदर थोड़ा सा। और दूसरा वो प्रोग्रेसिव होता है, सीखना चाहता है। राइट। तो जब मैं 19 ईयर का था और मैंने 12th क्लास पास किया तो मुझे लगा कि नहीं यार आगे बढ़ना है तो पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। मुझे अर्ली एज पे रियलाइज़ हो गया था। तो उस पैसे कमाने की चाहत में ना मुझे लगा मैं करूँ क्या, कुछ तो करेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। तो आप ना वही काम करते हैं जो आपके इर्द गिर्द होता है, जो आपको दिखाई देता है। आज आप जिस भी बिजनेस या प्रोफेशन में, वो इस वजह से हैं क्योंकि उसी तरह के लोग आपके साथ आए। तो उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ता था 12th क्लास में, 11th क्लास में। मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए थे अकाउंट्स में। ओके। तो मैं अपने टीचर को देखता रहा पैसे कमाते हुए, यार ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम इनको फीस देते हैं, बैच में इतने बच्चे हैं और 6-6 बैच चला रहे हैं, तो ये बहुत पैसे कमाते हैं। तो वही मेरे माइंड में आया, मैं भी ट्यूशन पढ़ाऊँगा। और जब आप कम एज में होते हैं ना तो आप हेजिटेट नहीं होते। मैं उन सर के पास गया कि सर मुझे भी ट्यूशन पढ़ाना है। कह रहे हाँ पढ़ाओ, अच्छी बात है, क्या पढ़ाना है? मैंने कहा अकाउंट्स पढ़ाना है। तो वो हेजिटेट हो गया, अकाउंट्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ। मैंने कहा सर और भी तो बच्चे होंगे जिन्हें मैं पढ़ाऊँगा। कह रहे एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? मैंने कहा सर हाईएस्ट मार्क्स आए हैं मेरे। कह रहे मार्क्स लाना एक बात है और ट्यूशन पढ़ाना दूसरी बात है। हाँ। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस शुरू तो 0 से ही होता है ना। हाँ। एक साथ 10 साल का तो नहीं होता। बिल्कुल। 10 साल तो 10 साल में ही होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, बताऊंगा। हाँ। तो मैं समझ गया कि वो उनको मतलब एज ए क्लासेस देने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि खुद ही उनका सब्जेक्ट अकाउंट्स है। सो आई वाज थिंकिंग कि ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए अगर मुझे बच्चे मिल जाएं या मुझे कोई इंस्टीट्यूट अपॉइंट कर ले तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं पैसे कमाऊंगा। तो मेरे जोन में जो भी जितने भी कोचिंग सेंटर्स थे, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन सामने से नहीं, कहा हाँ ठीक है, आप ज़रूरत होगी तो आपको कॉल करेंगे। ना तो नंबर लिया ना एड्रेस लिया, तो कॉल कॉन्टैक्ट कहाँ से करेंगे? तो दैट्स मीन्स इनडायरेक्ट रिजेक्शन। सो आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं पढ़ाऊँ कहाँ से, मैं पढ़ाना चाहता हूँ पर ना तो क्लास मिल रही है, ना कोई ट्यूशन टीचर मुझे अपॉइंट कर रहा है, और ना मेरे पास कोई रिसोर्स है। तो मैं बैठा हुआ था अपने घर के बाहर, मैंने देखा एक बंदा वॉल पेंटिंग कर रहा था। तो वॉल पेंटिंग देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया, यार वॉल पेंटिंग पे तो मैं भी लिख सकता हूँ ट्यूटर अवेलेबल, ताकि कोई डायरेक्ट ही मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। राइट। तो मैंने पूरी दीवारों पे लिख डाला ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट, ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट 11 12 11 12 11 12। मेरे पास पहली कॉल आई, स्टार्टेड माय ओन। और मेरे पास तो पेंट के पैसे भी नहीं थे। मेरा पड़ोसी अपने घर का बाहर गेट पेंट कर रहा था ब्लैक कलर का, तो बचा हुआ पेंट पड़ा हुआ था वहाँ पर। मैंने वो लिया, पेड़ से एक डंडी तोड़ी, कपड़ा लपेटा, दीवारों पे आके लिख दिया ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट। इंतजार करने लगा कोई कॉल आए, कोई कॉल आए। एक दिन एक कॉल आती है कि हाँ, मैं अकाउंट्स की टीचर की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि युवा को अगर मोटरसाइकिल दे दो तो वो सबसे हाई स्पीड पे चलाता है ना। आपको कभी स्कूटी मिली होगी किसी फ्रेंड की, तो आपने सोचा वो तो फुल चलाऊंगी। तो मुझे लगा भाई पहली अपॉर्चुनिटी मिली है, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाना है। जनरली एक क्लास में एक चैप्टर होता है, मैंने उसको 1.5 चैप्टर पढ़ा दिया। वो लड़की को समझ में भी आया। तो उसने कहा हाँ मम्मी, सर ने अच्छा पढ़ाया एंड इट्स ओके, आप फीस दे दो। तो यहाँ देखो एज फैक्टर और एक्सपीरियंस कैसे काम करता है। एक एक्सपीरियंस बंदा होता और उसकी मदर ने जब मुझे फीस दी तो उन्होंने मुझसे पूछा, सर कितनी फीस है आपकी? तो मुझे मेरे टीचर की बात याद आ गई। वो कहते हैं अरे यार तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम हमें 200 रुपये देते हो सारे मिलके, अलग अलग बच्चा 200 देता, तब जाके 1200 रुपये इकट्ठे होते हैं 6 बच्चों को पढ़ाने में। जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो 1200 रुपये लेता हूँ एक बच्चे से, और वो भी 12 क्लास के, मतलब 100 रुपये पर आवर। तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था, मुझे नहीं पता था क्या फीस होगी। मैंने उसकी मैडम को कहा जी 1200 रुपये लूँगा मैडम 12 क्लासेस के, जो मेरे टीचर ने मुझे सेम कहा था। उन्होंने 1200 रुपये ऐसे गिन के मुझे दिए, मैंने ले लिए और जेब में रख लिए। कहीं सर गिन तो लो। देखो एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं, युवा। कहते मैडम जब आप गिन रहे थे मैंने तभी गिन लिए थे। अनुभवी होता रहा, कहता नहीं गिनने की कोई बात नहीं मैम, आपने पूरे दिए होंगे। मैंने कहा मैडम जब आप गिन रहे थे ना 1 2 3, मैंने तभी गिन लिए थे 1200। वो ट्यूशन मैंने पढ़ाई। फिर मेरा काम हो गया कि ठीक है यार, एडवर्टीजमेंट से बिजनेस मिलता है, मुझे ये समझ में आ गया, है ना। अब मेरा काम था शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात को 8 से 10 बजे वॉल पेंटिंग करना। मैंने अपने इलाके की सारी दीवारें लिख डाली ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट। फिर 2 ट्यूशन हुई, फिर 3 ट्यूशन हुई, फिर 4 ट्यूशन हुई। ये स्टोरी जो स्टॉक ने भी कवर की है। तो 4-5 ट्यूशन मेरे पास हो गई, मेरा अमाउंट पूरा हो गया, 12 5 60 6,000 रुपये पर मंथ। 12th क्लास का स्टूडेंट 1999, आज के अगर बोलेंगे तो 60,000 आप समझें। तो 6,000 रुपये पर मंथ। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और ट्यूशन्स पढ़ाता चला गया। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे एडवर्टाइज़ किया, और उस इंस्टीट्यूट में जिसने मुझे रिजेक्ट किया था उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ। उन्होंने कहा ये बंदा है, सारे बच्चे होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं इससे, इसको अपने इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं ट्रायल क्लास। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड होगा जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। फर्स्ट वाले तो मेरे ही सर थे, वो तो पढ़ाते ही थे अकाउंट्स। तो उन्होंने कहा कि सर ट्रायल क्लास के लिए आप हमारे यहाँ आए। मैं गया ट्रायल क्लास, फिर वही बच्चों को स्कूटी दे दो 100% चला। मैंने 1.5 चैप्टर पढ़ा डाला, तो उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया। पहले ही साल मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा ना, 1 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूँगा। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, वहाँ पर पढ़ाने लगा। फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स मेरे पास आने लगे, मल्टीपल सब्जेक्ट के टीचर्स आने लगे मेरे पास, तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बन गया। काफ़ी सब्जेक्ट्स का जर्नी बहुत लंबी है, चलती रही। फिर लगभग 3 साल जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो 18 इंस्टीट्यूट मैंने पैन इंडिया बना दिए। फिर टेक्निकल एजुकेशन आया, मोबाइल रिपेयरिंग, तो बड़ी लंबी कहानी है। करते 2012 में मॉड्यूलर किचन शुरू किया, और 2015 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की। 2017 से शेयर होल्डर्स मेरे पास आने लगे। 2023 में बड़े बड़े कंपनीज़ के CEOs एंड डायरेक्टर्स मेरी कंपनी के स्टेक होल्डर बने। फिर हमने लिफ्ट्स एंड एलिवेटर शुरू किया। करते वो होम ट्यूशन पढ़ाने वाला 19 साल का लड़का बिजनेसमैन बन गया। और मेरे अंदर ये था कि जो भी सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने देखो जो पढ़ा वो पढ़ाया और पैसा कमाया, तो मुझे लगता है बिजनेस में जो मैं करता हूँ सिर्फ उसी की बिजनेस कोचिंग देता हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को एक रिलायबिलिटी रहती है, सर जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं। राइट। भविष्य में हम लोग जब लिस्टेड कंपनी हो जाएंगे तब हम शेयर मार्केट पर बात करेंगे। राइट। तो सर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट ने आपको बहुत हेल्प किया। अगर आप अपनी इनकम का 20% मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 20% मार्केटिंग आपके 80% शेयर को बहुत बड़ा कर देगी।
राइट। तो अभी आज के टाइम पे मार्केटिंग कहाँ करना चाहिए? वेरी गुड। आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब वॉल पेंटिंग लिखा करते थे, पोस्टर्स, पैम्पलेट, फोटो स्टेट करा के चिपका दिया करते थे दीवार में। तो आज तरीका क्या है? फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पूरा हो गया। फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए। फिर B2B पोर्टल्स हैं, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा, ठीक है ना। और अगर अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मीशो, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड तो वैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने ऐप्स हैं, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतना प्लेटफॉर्म है, कहीं भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस मीट्स की ऑर्गेनाइजेशंस, स्पीकर्स के सेमिनार, वर्कशॉप्स, जहां आप जाएं अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं और नेक्स्ट लेवल जाएं। इफ़ यू डोंट माइंड सर, तो सबसे ज़्यादा बिजनेस ऑनलाइन आता है या फिर ऑफलाइन? डिपेंड्स ऑन कहाँ पर आप कितनी एनर्जी लगाते हैं। Okay. अगर मान लो मेरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है तो मैं तो कहूँगा सारा ही बिजनेस ऑनलाइन आता है ना। अगर मेरा खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो मैं कहूँगा मेरे बिजनेस का 90% ही सोशल मीडिया से आता है। राइट। डिफरेंट वर्टिकल है। ओके, जैसे यू स्टार्टेड इन 2012, राइट? आई स्टार्टेड इन 1999 कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके। देन इन 2012, हाँ। 2001 we Yeah. transformed to the technical education, mobile, laptop, computer. Okay. In 2012 we started modular kitchen. In 2015 we become a public limited company. In 2022 we started lift elevators. और in 2000 since that time we are growing rapidly very fast. तो तब से लेकर अब तक अभी तक आपने जो भी बिजनेस किया है, ऑनलाइन था ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर ऑफलाइन? वर्टिकल दोनों। देखिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए FM के 4 चैनल हैं, अगर चारों पे आप नहीं गई तो चौथे पर जो जाना चाहिए था वहाँ उस एडवर्टीजमेंट की ना जाने की वजह से आपकी ऑडियंस छूट गई। तो जितने प्लेटफॉर्म्स मुझे मिलते जाते हैं उस हर प्लेटफॉर्म पर मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ। ओके। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, B2B भी, B2C भी, B2G बिजनेस विद गवर्नमेंट भी, B2P बिजनेस इन प्रोजेक्ट्स भी, B2E बिजनेस इन ई कॉमर्स भी। तो जितने वर्टिकल्स हैं उतने ज़्यादा वर्टिकल्स पे आप जाएंगे तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके सर, आपने कहा कि सबसे पहले आपने ट्यूशन से, इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया, एंड देन यू शिफ्टेड टू कंप्यूटर लैपटॉप, एंड देन उसके बाद आपने शिफ्ट किया मॉड्यूलर किचन, राइट? तो ये जो शिफ्टिंग था वो कौन सा माइंडसेट आपको ये अलग अलग चीज़ों में शिफ्ट कर रहा था? क्या होता है, पहली चीज़ शिफ्टिंग के साथ साथ मैं एक बात बोल देता हूँ कि मैंने खाली शिफ्ट करके पिछला बंद नहीं किया। ओके। सिंस 1999 वी आर रनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग। ओके। प्रेजेंटली वी हैव 48 ब्रांचेस पैन इंडिया। द पावर ऑफ मैनेजमेंट सेज कि आप और लोगों को अपॉइंट करें, उस पूरे वर्टिकल को चलाएं, साथ में नया वर्टिकल शुरू करें। फिर हमने टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जब मॉड्यूलर किचन किया तो हमारा टेक्निकल एजुकेशन भी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, ज्ञान इंस्टीट्यूट। बहुत सारे जो यहाँ व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता होगा कि ज्ञान इंस्टीट्यूट मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मॉड्यूलर किचन से मैंने स्विच नहीं किया, मॉड्यूलर किचन को वेल एस्टेब्लिश करके एक और नई इंडस्ट्री शुरू की। ओके। तो मेरे जीवन का पहले व्यापार से लेके और अब तक के जितने व्यापार हैं सारे वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं। ओके। ओके। तो स्विच करने का मतलब बंद करके छोड़ के आना नहीं है। स्विच करने का मतलब है वन मोर। ओके, वन मोर। लाइक वी स्टार्टेड लिफ्ट बिजनेस, तो वन मोर बिजनेस इन कंपैरेटिव टू द मॉड्यूलर किचन्स। बट सर इन सारे बिजनेस का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो अभी इतने सारे बिजनेस में आपने ये इन सारे बिजनेसेस को ही क्यों डिसाइड किया? पॉइंट, आप एक ट्रैक पर जा रहे हैं, आप नोएडा में इस समय पर हैं, आप कितने भी किलोमीटर रन कर लें, हर कुछ किलोमीटर के बाद कोई ना कोई टर्न आएगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक अंडरपास होगा, एक फ्लाईओवर होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कौन कब कहाँ किस टर्निंग पॉइंट पर कौन खड़ा मिला, उससे बातचीत हुई, उससे नेटवर्क हुआ, उससे सर्कल आगे बढ़ा और आप उस दिशा में भी आगे बढ़ गए। राइट। तो जीवन में जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हर एक मोड़ के बाद एक नया टर्निंग पॉइंट जब आएगा तो वहाँ आपको डिसीजन लेना है कि मुझे टर्निंग पॉइंट पे जाना है या नहीं जाना। मतलब रास्ता सीधा भी है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस रास्ते पर हम जाएंगे या इस पर जाएंगे या उस पर जाएंगे। तो ऐसे में क्या सोचकर डिसीजन लेना चाहिए? मैं 5 फैक्टर को हमेशा कंसीडर करता हूँ जब मुझे कोई नया बिजनेस करना है। ठीक है। नंबर 1, उस बिजनेस का टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। ओके। ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि खाली टिकट प्राइस बड़ा होगा तभी वो बिजनेस करें। मान लो कोई मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगाता रहा, छोटे टिकट प्राइस पर भी वॉल्यूम पर काम करता है ना। राइट। जैसे टॉफी बनाता है तो वो भी बड़े वॉल्यूम का काम है। तो मेरा जो मानना है, जो बिजनेस मैं पसंद करता हूँ, उसका टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसका यूजर, उस प्रोडक्ट का यूजर एक हाई नेटवर्क इनकम वाला बंदा होना चाहिए। हाई प्रोफाइल बिजनेस में वो काउंट होता हो या उसकी इनकम बहुत बड़ी होनी चाहिए यूजर की। ठीक है। मतलब मेरा प्रोडक्ट उसके लिए नॉर्मल बात होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। ठीक। उस बिजनेस में
फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इंडस्ट्री लाके डंप हो चुकी हो अब मैं उसमें घुसूँ। ओके। फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उस बिजनेस में स्केलेबल करने की क्षमता होनी चाहिए। ओके। जैसे मान लो एज अ बिजनेस ओनर कोई चीज़ इंडिविजुअल मेरी आइडेंटिटी पर चलती है तो मैं उसको स्केल नहीं कर सकता। अगर मैं 2 घंटे यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटे यहाँ पढ़ाऊँगा, बाकी जगह मैं उपलब्ध नहीं हूँ। स्केलेबल का मतलब मैं उसके डीलर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके फ्रेंचाइजी, उसके मल्टीपल यूनिट बना सकता हूँ। राइट। तो स्केलेबल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए और साथ साथ वो इंडस्ट्री इस तरह की होनी चाहिए जिसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी अगले 15-20 साल तक आगे हो और जो लग्जरी है वो नेसेसिटी में कन्वर्ट हो रही हो। ओके। जैसे लिफ्ट्स किसी समय पर या तो बहुत बड़े अच्छे खासे बंगलोज, फार्म हाउसेज, कोठीज में लगती थी या हाई रेस पे लगती थी। राइट। पर आज कोई बेसिक घर भी बना रहा है और वो 3 मंजिला है तो वहाँ लिफ्ट लगती है। तो लग्जरी से नेसेसिटी बदल रही है। तो लग्जरी से नेसेसिटी में वो बिजनेस जा रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन उसमें अच्छा हो और जो कॉम्पिटिटर उसमें हो वो प्राइस वॉर ना करते हो, वो क्वालिटी वॉर करते हैं। राइट। तो सर मेरा अभी ये सवाल है कि कोई अगर हम बिजनेस करते हैं तो जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है वो यूनिक आइडिया की वजह से होता है या फिर हेल्पिंग वाला होना चाहिए, ऐसे मतलब दोनों में से कौन सा सक्सेसफुल ज़्यादा होता है? देखिए ऐसा नहीं है कि आइडिया यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं मॉड्यूलर किचन बनाता हूँ। हाँ। इस दुनिया में पहले से हाँ। मतलब जब मैं इस काम में भी नहीं था 20 साल से मॉड्यूलर किचन बनता आ रहा है। मैं लिफ्ट्स बनाता हूँ 10 साल हो गए लिफ्ट बिजनेस को इंडिया में। बल्कि वैसे देखे तो 100 साल पुरानी है लिफ्ट। ओटिस, शिंडलर, कोने, जॉनसन जैसी कंपनी 100 साल से लिफ्ट बना रही है। मिस्टर ओटिस ने इसको डेवलप किया था। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका आइडिया यूनिक है या नहीं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा है। क्या आप उसको अफोर्डेबल प्राइस में ला रहे हैं या क्या आप उसको कंज्यूमर के माइंड में ऐसा इंजेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड फॉर मी और दिस इज़ द राइट कंपनी हु इज़ गिविंग मी द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। राइट। तो या तो आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला रहे हैं या कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट उससे कम प्राइस में लेके आ रहे हैं। या आप एक ऐसा ब्रांड है जो कस्टमर को ये फील करा रहा है कि यार ये ब्रांड मेरे पास है तो इट्स पार्ट ऑफ लग्जरी, है ना। राइट। या उसकी किसी ऐसी प्रॉब्लम जिसको और कोई ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसका सोल्यूशन ला रहे हैं। या उस प्रोडक्ट के आने से उसको लाइफ में एक वैल्यू एडिशन मिल रहा है। आप इन अगर 5-7 चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी बिजनेस को किसी भी स्केल पर किया जा सकता है। ओके। ओके। आप महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली में एक ब्रांड है टिक्की बेचना, तो टिक्की, हाँ, गोलगप्पे, हाँ, दही बल्ले, राइट, पापड़ी, राइट। ये कोई नॉर्मल बिजनेस से रेडी हाँ, लगी होती very हैं normal। और जो सारे स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं वो भी बेचते हैं। यस। लेकिन BTW bittutikkiwala.com उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दिया। तो फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर कौन होगा, पहले कौन लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्कुट लेके आया था, है ना। जो आज हम ओयोस देख रहे हैं ये एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है। हर कॉन्सेप्ट किसी ना किसी के मन में आइडिया आया, उसने जनरेट किया, पर किसी ने उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इतने सारे कथावाचक हैं। आज से कथा है, भगवान श्री राम के जन्म से लेकर जब महर्षि वेद व्यास ने रामायण लिख दी थी तब से ही तो कथा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हजारों साल से हर व्यक्ति अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करता आ रहा है, बताता आ रहा है। राइट। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बहुत बड़े कथावाचक बन गए। उन्होंने कुछ नया नहीं किया, केवल उसी बात को बेहतर तरीके से बताया। राइट सर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस यूनिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी आइडिया है उसका राइट एग्जीक्यूशन हो, कंज्यूमर को वैल्यू एडिशन दे, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे या उसकी लाइफस्टाइल को एनहांस करे, वो बिजनेस आपको आगे लेकर जाएगा। राइट। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार अलग अलग सिटी में जाते हैं या फिर अलग कंट्री में जाते हैं और वहाँ हम अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं। तो अभी तो ये तो चलो ठीक है, आप जहाँ पे भी आपने बिज़नेस शुरू किया वो नोन था और आपने एक एक स्टेयर्स आप चढ़ते गए। बट जब हम एक न्यू कंट्री में जाते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वहाँ के लोगों को नहीं जानते, वहाँ के किसी भी चीज़ को नहीं जानते, रूल्स रेगुलेशन नथिंग। तो वहाँ पे अगर हम कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? पहली बार किसी ने मुझे पॉडकास्ट पे एक क्वेश्चन पूछा है और ये मेरे दिल का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा ना लाइफ में एक बात सोच ली थी कि मैं केवल वही विषय पर बात करूंगा जिसका मैंने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के बात कह रहा हूँ कि मैं ऐसे किसी विषय पर जवाब नहीं देता जिसका मुझे आंसर ना पता हो। और मेरा गुड लक ये है कि आज आपने ये क्वेश्चन पूछा, उसका मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी अमेरिका नहीं गया। मैं अमेरिकन्स को जानता नहीं हूँ। अमेरिका के माइंडसेट को नहीं जानता, वहाँ के बायर की बाइंग कैपेसिटी को नहीं जानता, वहाँ के तरीके को नहीं जानता। पर मुझे लगता था कि अगर मुझे लिफ्ट का बिजनेस करना है तो ग्लोबल करना है, या तो मैं अमेरिकन स्टाइल से करूँगा या मैं यूरोपियन स्टाइल से करूँगा
या मैं जर्मन स्टाइल से करूँ। ठीक है। पर इन तीनों कंट्रीज में मुझे पावरफुल कंट्री अमेरिका लगी। ओके। सो आई डिसाइडेड टू फॉर्म माई कंपनी इन अमेरिका। ओके। आज तक भी मेरे पासपोर्ट पर अमेरिका की स्टैंप नहीं है, बट आई स्टार्टेड माई कंपनी विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स इन अमेरिका। आई फॉर्म्ड अ कंपनी ओवर देयर। ओह। उस टाइम पर मैंने वहाँ पर वर्चुअल ऑफिस लिया। वाओ। आप जो कोवर्क स्टेशंस कहते हैं, कोवर्क ऑफिस मैंने वहाँ लिया, जिसकी सीट कॉस्ट यहाँ के हिसाब से देखें तो 12 से 15 हज़ार है, वहाँ के हिसाब से 25 हज़ार है। डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। मैंने कोवर्क स्पेस लिया। कोवर्क स्पेस लेने के बाद मैंने वहाँ पर मार्केटिंग की फेसबुक के जरिए। वाओ। कि वी आर काइबेक्स कंपनी एंड लुकिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन अमेरिका। वी आर सो एंड सो कंपनी लुकिंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लुकिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर दैट कंट्री। तो वहाँ पर मेरे पास इंटरव्यूज आई, जूम कॉल के थ्रू हमने इंटरव्यूज लिए, उनको हमने सैलरी पर अपॉइंट किया, वहाँ पर कोवर्क स्टेशन में उनसे काम कराया, वहाँ से लीड जनरेट कराई, लीड जनरेट कराकर इंडिया में हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ से हमने प्रोडक्ट बनाया, और जब सेल्स कन्वर्ट हुई तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर से वहाँ पर इंस्टॉल कराया, और वहाँ मेरा एक लोकल एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, जो वहाँ पर सेल्स को देख रहा है और इंस्टॉलेशन को देख रहा है। तो मैं अमेरिका भी नहीं गया। अमेरिका में मेरा पासपोर्ट पे भी अमेरिका नहीं है वीज़ा, उसके बावजूद मैं अमेरिका में बिजनेस कर रहा हूँ। माई नेक्स्ट कंपनी दैट इज़ गोइंग टू बी इन दुबई। आप इतने सारे ऐड देखते हैं कि दुबई में कंपनी फॉर्म करो, 1,30,000 दिरहम उनको पे करो और दुबई में कंपनी बनाओ। तो सर ऐसे में ट्रस्ट इशू नहीं आते? आप जितना अच्छे से रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलता जाएगा। आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति ऐसी मिलेगी कि सकारात्मक लोग आपके साथ आएंगे। राइट। पूरे विश्व में आपको अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे। और हिंदुस्तानी तो ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में सभी जगह हैं। और आपको ये बताता हूँ, वहाँ जो मैंने अपॉइंट किए वो भी इंडियंस ही हैं। ओह वाओ, ग्रेट। सर एक यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन सारी चीज़ों में आप इतने करियर ओरिएंटेड लगे मुझे अभी तक, क्योंकि जो आपने जर्नी अपनी बताई है, कभी ऐसे लव, क्योंकि वो डाइवर्जन नहीं आया लव शब्द का? हाँ बिल्कुल आया। कैसे बैलेंस किया? लाइफ में जो मेरा पहला लव है वो है मेरा बिजनेस, मेरा प्रोफेशन, मेरा करियर, मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ पर जो मैं काम करता हूँ। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे पास हर चीज़ हर उस समय पर आई जिस समय पर मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी। ओके। होता है ना, कुछ लोगों को चीज़ें लेट मिल रही हैं। अर्ली एज पर मेरी शादी हुई। अच्छा। तो माई फर्स्ट लव वाज माई बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके। माई फर्स्ट लव ऑफ माई पर्सनल लाइफ इज माई वाइफ। ओह वाओ। सो आई गॉट मैरिड इन 1999 एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 19 ईयर एज। ओके। वैसे मैं उस टाइम 21 का था, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाइज आई वाज 19। तो 21 साल की शादी उम्र पर मेरी शादी हुई। 22 साल पर मैं पापा बना। साथ साथ कहते नहीं कि एक्सपेंशन अगर करना है तो चारों तरफ होना चाहिए। तो पारिवारिक एक्सपेंशन अपनी तरफ चलता रहा। हाँ। तो जिसको पहली बार मिले, जिससे बातचीत की, जिसके करीब आए, जिसको घर का सदस्य बनाया, उससे प्यार हो गया। तो प्यार करते 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 3 बच्चे हो गए, एक बेटी। तो वो डाइवर्जन नहीं आया? आया ना डाइवर्जन। बिजनेस से कुछ समय मेरा सेकंड लव भी हो गया, है ना? ओके। तो हाँ। कहते ना बहुत फॉर्च्यून लोग होते हैं जिनको हर चीज़ समय पर मिल जाती है। राइट। जब सच में मेरा शरीर खराब होने लगा तब मुझे फिटनेस समय पर ख्याल आ गया। सपोज मैं इस लेवल पे हो जाता कि ठीक नहीं कर सकते तो शायद मुश्किल होता। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यून मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ कि राइट टाइम पर राइट चीज़, राइट स्ट्रेटजी मेरे हाथ में आई। राइट टाइम पर राइट लाइफ पार्टनर मेरे साथ में आया। राइट टाइम पर अर्ली एज में मेरे बच्चे हुए। मेरी एक बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 3 साल का लॉ करके नाउ शी इज़ एडवोकेट एंड दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। मेरी दूसरी बेटी बीटेक 4th ईयर में है एंड शी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वाओ। शी also having a 6-pack abs. वाओ। शी इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। मतलब फैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है। प्रिया माहेश्वरी इज़ माई डॉटर। प्रगति माहेश्वरी इज़ माई डॉटर। मेरा बेटा BA हिस्ट्री ऑनर्स 2nd ईयर में है, साथ साथ UPSC की कोचिंग कर रहा है। वाओ। जब जब वो फाइनल ईयर में आएगा और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद वो UPSC में के एग्ज़ाम को देगा तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होगा एग्ज़ाम का। क्यों? क्योंकि उसने 2nd ईयर में ही UPSC कोचिंग लेना शुरू कर दिया। वाओ। लोग कहते हैं ना बाद में डिसाइड करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेंगे फिर 2-3 साल कोचिंग करेंगे फिर एग्ज़ाम देंगे। तो अर्ली एज पर उसने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ग्रेट। तो ये डिसीजन मेकर आप है ना सर, आप काफ़ी गाइड कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो वो पुश मिल गया बच्चों को। ग्रेट।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के डिजिटल इरा में अगर आपको ज़ीरो से कोई सेटअप करना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? जीरो से कोई सेटअप करना हाँ. हो, यू डिसाइड द बिजनेस, यू डिसाइड द बिजनेस। ओके बस मुझे उसमें 2-3 खास बातें चाहिए। ओके टिकट प्राइस बड़ा चाहिए, ठीक है, HNI क्लाइंट चाहिए, ओके नई इंडस्ट्री हो, ओके फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी हो। मैं उस बिजनेस को काउंट वाइज 90 डेज में बिजनेस में खड़ा कर सकता हूँ। और जो बात मैं बोल रहा हूँ पहले मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। ओके 18 जून 2024 को ओके मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है नई। तो मैंने एक वीडियो बनाया 200 दिन में 200 करोड़ का इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन। उस इंडस्ट्री को बनाने में 6 महीने का समय लगता है मिनिमम। मशीन इंपोर्ट करना, सेटअप करना, फैक्ट्री बनाना, प्लांट बनाना। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, ठीक है, उस पर चेक करो कि 200 दिन में 200 करोड़ का इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन कितने दिन में किया। मुझे लगता था 200 दिन में करूँगा। 48 डेज में जो फैक्ट्री 6 महीने में बनकर तैयार होती है, मैंने बना के रनिंग करके उसको एक्सपेंशन पर लाकर इन्वेस्टर्स मीट करके B2B एसोसिएशन करके मैंने उस पूरे बिजनेस का सेटअप किया और नई इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया, जो इंडस्ट्री मैंने अपने जीवन में कभी ना सुनी थी, ना देखी थी, ना इसका अनुभव मेरे पास था। तो यू डिसाइड कि किस इंडस्ट्री में काम करना है। मुझे सिर्फ 90 दिन का समय चाहिए, क्योंकि मैं 90 उस पूरे टारगेट को 90 से भाग करके पर डे का ट्रैक बनाता हूँ और पर डे के ट्रैक पर काम करते करते 90 डेज से पहले मैं अचीव करके दिखा दूंगा। अमेजिंग सर। सर मैं एक बहुत मतलब ये मैं जानना चाहूँगी मेरे ऑडियंस के लिए, जो भी अपने करियर में कुछ भी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आप देना चाहें। मेरी एक कविता है, Okay. वो कविता ही अपने आप में सार है Okay. कि इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। कि लाइफ में आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बार बार आप सपना बनाएंगे और आपके ही करीबी लोग उस सपने को तोड़ेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को बताएं मैं 100 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम करूंगी, ये पागल है क्या, दिमाग खराब है। 1-2 करोड़ बोल तो समझ में आता है, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट 1-2 करोड़ तक है। कुछ लोग कहेंगे 10-20 लाख तक बोल, क्योंकि उनका लेवल 10-20 लाख है ना। कि हर रात ख्वाबों में, ये मैंने बोल दी थी पहले सर, मेरे ऑडियंस भी सुनना चाहती है। तो एक कविता मैं यहाँ पर बोलता हूँ, वो मेरी लिखी हुई कविता है कि हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे, जो दिन में टूटा करते हैं। अभी कौन तोड़ता है अरमान? ये हमारे दोस्त लोग तोड़ते हैं, हमारे करीबी लोग तोड़ते हैं, क्योंकि उनका लेवल वो नहीं है। कि हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे, जो दिन में टूटा करते हैं। उस चंद घड़ी के सहारे से, वो चंद घड़ी कौन सी? जब मैं सोचता हूँ, उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूँ दिन के उजियारों में, और सपनों की बात किया करता हूँ हर सड़क गली चौबारों में। आंसू तो मेरे सूख चुके, कितना रोएंगे यार, रोते रोते भी तो हद हो गई। आंसू तो मेरे सूख चुके, हंसने की चाहत गई नहीं, हर राह भटक कर कहती है तेरी हस्ती है कहीं नहीं। पर सपनों का मालिक दिल, अरमानों का मालिक दिल कहता है मत रो ए नादा मन, मंजिल तुझसे है दूर सही, पर तू मंजिल से दूर नहीं। जब मंजिल वो मिल जाएगी, ये दुनिया जश्न मनाएगी, आकाश पे होंगे कदम तेरे, शोहरत तुझको मिल जाएगी। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे, जो दिन में टूटा करते हैं। वाओ। ये कविता मैंने जब लिखी थी, जब मैं इंस्टीट्यूट में इंटरव्यूज़ देने गया, सब ने मुझे रिजेक्ट किया। बिलीव मी कि मेरे जोन के लगभग 40 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट थे, 40 के 40 ने मुझे रिजेक्ट किया। तभी तो कह रहे कि जुड़ जाते वो अरमान मेरे, जो दिन में टूटा करते हैं। उस चंद घड़ी के सार है, जब मैं सोचता रहा ट्यूशन पढ़ाना है, जीता हूँ दिन के उजियारों में, रोज पोस्टर लगा के, नहीं भाई टीचर बनना है, पोस्टर लगाना है, टीचर बनना है, पोस्टर लगाना है, दीवार पे लिख देना है। सपनों की बात किया करता हूँ हर सड़क गली चौबारे में। मैंने कोई गली नहीं छोड़ी, कोई सड़क नहीं छोड़ी अपने इलाके की जहाँ पर वॉल पेंटिंग ना हो या मेरा पोस्टर ना लगा हुआ हो। वाह। और जब मंजिल वो मिल जाएगी, ये दुनिया जश्न मनाएगी। हर उस इंस्टीट्यूट ने जिसने देखा ये लड़का होम ट्यूशन पढ़ा रहा है हमारे इलाके में, और ये सारे बच्चे जिससे होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, अगर हम इसको बुला लें तो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये दुनिया जश्न मनाएगी, आकाश में होंगे कदम तेरे, शोहरत तुझको मिल जाएगी। जब तुम्हें रिजेक्ट करने वाले लोग दोबारा बुलाते हैं ना, तो समझ में आता है भाई मैं आऊँगा तो इस कंडीशन पे आऊँगा। हाँ, राइट। जिसको हमने कहा था ना सर 2 बच्चे भी होंगे पढ़ा दूंगा, उसको हमने कहा सर 40 बच्चों का बैच होगा जब आऊँगा। उन्होंने कहा सर 40 भी इकट्ठे कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। सो इन पूरे आपके पूरे स्टोरी में सर मुझे एक चीज़ बहुत बहुत जो अट्रैक्ट करी थी, वो आपका कॉन्फिडेंट था। मतलब वो डे जब आप स्टूडेंट थे, जब आप रिजेक्ट हो रहे थे, तब पर भी वो जो आपने एटीट्यूड कैरी किया, आपने वो जो
एक जो आपका कॉन्फिडेंट था ना, वो आई गेस वो कॉन्फिडेंट आपको यहाँ पर लेकर आया है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, बहुत 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 मजा आया है। वेरी थैंकफुल टू यू एंड वेरी थैंकफुल टू योर ऑडियंस कि उन्होंने इतना बहुमूल्य समय आज के इस पॉडकास्ट को सुनने में लगाया है। और ध्यान रखना, जब सच में मंजिल मिल जाएगी दुनिया जश्न मनाएगी। ये 100% सत्य है कि आपके लोग, आपके करीबी लोग तभी जोश में आएंगे और जश्न मनाएंगे जब आप सफलता पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आई एग्री। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ठान कर देखो हृदय में, ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल। याद रखो जो कर्म करेगा भाग्य उसका दास है, मांग मत ईश्वर से तेरा भाग्य तेरे पास है। और लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा, और कामना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा। ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो जो कर्म करेगा भाग्य उसका दास है, मांग मत ईश्वर से तेरा भाग्य तेरे पास है। और लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तीर ऊंचा जाएगा, कामना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा। और याद रखो तुमने सोचा ना किया तो कोई और कर जाएगा, और सपना ये मेरा ही था बस मन में पछतावा रह जाएगा। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी, और आप जैसे लोग जिनके साथ होंगे, वेल विशर्स जिनके साथ होंगे, वो लोग ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इस पॉडकास्ट को ले रही हूँ, एंड रियली वेरी थैंकफुल कि आप आज यहाँ पे गेस्ट बनकर आए हैं। और मतलब मैं स्पीचलेस हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कि अगर आपने ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मतलब एक रियल स्टोरी है ये। ही इज़ अ लेजेंड जिन्होंने ये पूरा खोल के रख दिया है कि हाउ ही हैज़ स्टार्टेड और आज वो किस मुकाम पर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ी सी ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ। नहीं, आप कर लेंगे। आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके अंदर ये सारी उत्सुकता है, आपके अंदर ये जानने की चाहत है। आप इस ट्रैक पर मिलेंगे, और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि हम भविष्य में जब मिलें, हर बार आप वो आंकड़ा बताएं कि 100 करोड़ बोला था, इतने हो चुके हैं सर, अब इतने और रह रहे हैं। ज़रूर। मैं ये पॉडकास्ट करके ओवरवेल्म हो गई हूँ कि यार इतनी अच्छी जर्नी रही है सर की, और इन्होंने इतना जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी रिजेक्शन उन्होंने हैंडल किया है, उससे वो मोटिवेट हुए हैं और आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आज अपने पॉडकास्ट के ज़रिए वो लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। और जितने लोग भी अपने लाइफ में कहीं पड़े हुए हैं, या फिर सोच में पड़े हुए हैं, किसी दर्द में पड़े हुए हैं, कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर है, तो ही इज़ अ पर्सन जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को। एट द एज ऑफ 39 ही हैज़ स्टार्टेड कि नहीं मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, और आप देख रहे हो आज वो 6 पैक कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुँह से नहीं बोला जा रहा है, इनफैक्ट ये सच है, और उनके पास पूरा का पूरा प्रूफ है। सो दोस्तों, मतलब आज भी ये चीज़ें हैं कि अगर आप मेहनत करते हो तो सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये पॉडकास्ट ज़रूर से ज़रूर देखें, अपने पूरे फैमिली के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनका आप चाहते हो कि अपने लाइफ में वो सक्सेस हो, ये पॉडकास्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।